अब इसके बाद में हम थोड़ी सी एक इसमें कंफ्यूजिंग चीज और रह गई है कि ये जो हमारे जो सर्दी हो गई, कभी ग्रीष्म ऋतु आ गई, इसके पीछे क्या वजह है, तो इसमें अलग अलग आती है और इसके अंदर थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है जिसे हम दूर करेंगे कि कोई भी जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और इसकी वजह से यहाँ पे गर्मी और सर्दी हो रही है, तो वो उसकी एक्चुअल वजह है क्या। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये सूर्य आ गया, इसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो एक गोलाकार पथ में चक्कर ना लगा के और ये एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है इस प्रकार से, और ये सूर्य है जो बिल्कुल सेंटर में ना होके एक साइड थोड़ा सा खिसका हुआ रहता है। अब जो ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है तो यहां से सूर्य नजदीक रहता है तो हम इसे बोलते हैं उपसौर। ये जो दूर वाला भाग है इसे हम बोलते हैं अपसौर। जब पृथ्वी और जो सूर्य की है वो दूरी जब सबसे कम होगी तब उसे हम उपसौर बोलेंगे और सबसे अधिक होगी तब हम उसे अपसौर बोलेंगे। और ये इसके बीच में जो भी है, जो अपसौर और उपसौर के बीच की दूरी होगी, यहाँ पे सबसे कम है, फिर बढ़ती जा रही है, यहाँ पे आगे सबसे अधिकतम हो गई। तो ये जो अपसौर है उपसौर को अगर हम मिलाएं एक काल्पनिक रेखा से, तो ये जो रेखा हो गई इसे हम एक साइड रेखा बोलते हैं। अब ये सिचुएशन कब क्रिएट होती है, अगर हम सर्दी गर्मी देखें तो उसके अंदर गर्मी तब आती है जब दिन का समय सबसे बड़ा होता है, और सर्दी तब आती है जब सबसे ज्यादा सर्दी तब होती है तब जब दिन का समय सबसे छोटा होता है और रात का समय सबसे बड़ा होता है। तो अगर हम ये कर्क रेखा की साइड की बात करें, उत्तरी गोलार्ध की बात करें, तो यहाँ पे 21 जून को गर्मी सबसे बड़ा दिन होता है, और जो ये इधर 22 दिसंबर है, 22 दिसंबर को ये सबसे छोटा दिन है, और इसके मध्य इधर 21 मार्च आ गया और इधर आ गया, सॉरी ये 21 दिसंबर है, यहाँ पे ये 21 दिसंबर और ये यहाँ पे आ गया 22 सितंबर। ये तो 22 सितंबर है, यहाँ पे दिन और रात इक्वल रहते हैं और यहाँ पर भी दिन और रात इक्वल रहते हैं। परंतु जो ये अपसौर और उपसौर की घटना है, ये जो उपसौर की जो घटना है ये तो होती है लगभग 3 जनवरी के आसपास, ये 3 जनवरी है, और ये जो अपसौर की घटना है ये होती है 4 जुलाई के आसपास। हमारे यहाँ पे जून महीने के अंदर ये कंफ्यूजन हमारे लिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। अगर तो भी दक्षिण गोलार्ध के अंदर है वो तो इसको ऐसे भी रिलेट कर लेंगे कि जैसे ये सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम रहेगी, उस समय सर्दी होगी, और सूर्य से जो नजदीक रहेगा तब वहां पे गर्मी रहेगी। परंतु ये जैसे हम उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं और कर्क रेखा के पास आते हैं तब ये सिचुएशन उल्टी हो जाती है। ये सिचुएशन उल्टी क्यों हो जाती है, क्योंकि ये इस चीज पे डिपेंड ही नहीं करता और हम इसको इसके साथ कनेक्ट करके पढ़ लेते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअल में जो वजह है ये पृथ्वी की झुकाव की वजह से आती है, जो है सर्दी गर्मी आती है, इसका इसमें कोई रोल नहीं रहता है। ये 21 जून के आसपास में यहाँ पे बहुत ज्यादा कर्क रेखा के आसपास बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। 21 जून को कर्क रेखा पे सूर्य सीधा चमकता है, पर फिर भी उससे 15 दिन बाद ही ये लगभग 14-15 दिन बाद में ये जुलाई का ये 4 जुलाई का समय आ जाता है। उस समय पृथ्वी और सूर्य की दूरी अधिकतम होती है, फिर भी यहाँ पे गर्मी पड़ती है। और ये 3 जनवरी ये लगभग यहाँ से 21 ये यहाँ से लगभग ये 14 दिन के आसपास, ये 14 दिन के बाद ही आता है। यहाँ पे सूर्य के सबसे नजदीक होते हुए भी यहाँ पे सर्दी पड़ती है। तो इसके पीछे ये अपसौर और उपसौर की घटना नहीं है, जबकि इसके पीछे कौन है, इसके पीछे अपसौर उपसौर ना होके इसके पीछे इसकी जो पृथ्वी का जो झुकाव है वो है। तो ये झुकाव से इतना इफेक्ट हो जाता है, जबकि इसके उपसौर और ये पास और नजदीक आने से इतना इफेक्ट नहीं हो पाता। इसके पीछे वजह क्या है, पृथ्वी सूर्य से जो किरणें है वो पृथ्वी पर आने में 8 मिनट और 16 सेकंड 16.6 सेकंड लगभग 16 सेकंड मान सकते हैं हम, 8 मिनट और 16 सेकंड का समय लेती है, 8 मिनट और 16 सेकंड का समय लेती है। और तो ये इतना लंबा, ये इसका इतना लंबा रूट है, जबकि यहाँ से उपसौर
सो रही है और अब सो रही है, यहाँ से इसमें कोई खासा परिवर्तन नहीं आ पाता है, क्योंकि जो ये अपसोर है ये होता है 15.2 करोड़ किलोमीटर। यहाँ इस समय पे पृथ्वी और सूर्य की दूरी रहती है 15.2 करोड़ किलोमीटर और यहाँ पे रहती है इसकी 14.7 करोड़ किलोमीटर। तो यहाँ से ऐसे भी पूछ सकता है कि पृथ्वी और सूर्य की बीच की औसत दूरी कितनी रहती है, तो इसका हम यहाँ से एवरेज निकाल लेंगे। तो ये 14.7 से तो यहाँ पे 0.5 का अंतर आ गया, 14.7 से 5.2 तक 0.3 ये और 0.2 ये, तो यहाँ से हम हमारे पास में 0.25 का अंतर आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास आ गया लगभग 14.95 के समथिंग। तो ये 14.95 करोड़ किलोमीटर इसकी औसत दूरी आ जाएगी। तो ये इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं है, यहाँ पे 15.2 करोड़ किलोमीटर है और यहाँ पे 14.7 करोड़ किलोमीटर है। अगर हम एक्सट्रीम दूर और यहाँ की सबसे पास की भी अगर हम बात करें तो भी कोई खास परिवर्तन नहीं आ पाया है। तो अगर किसी हम देख सकते हैं कि किसी लाइट से हम नॉर्मली प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि अगर उसको हम 10 मीटर पे रखेंगे और 11 मीटर पे रखेंगे तो रोशनी में इतना ज्यादा फर्क नहीं आएगा। परंतु अगर उसी चीज को हम अगर उसको खुद को झुका दें तो उसकी रोशनी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। जबकि उसके वो 10 या 11 किलोमीटर को इतना ये अंतर करके देख लेना, या एक को 15.2 फीट ले लेना, एक को 14.7 फीट ले लेना, यहाँ से जितना फर्क नहीं आएगा उससे ज्यादा उसको झुकाने से उसकी जो छाया है, जो उसकी चमक है उसमें ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। यही वजह है कि ये जो गर्मी और जो सर्दी है इसकी मेन वजह जो पृथ्वी का झुकाव है वो है, ना कि ये सौर और अभिसौर। अब बात करते हैं कि पृथ्वी का झुकाव किस ओर है, किस तरफ है, सूर्य की ओर है, किस ओर है। अगर पृथ्वी का झुकाव ये यहाँ पर अगर सूर्य है तो पृथ्वी अगर यहाँ पर है और अगर इसका झुकाव इस साइड में और या इस साइड में अगर हो रहा है तो ये पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष हो ही नहीं रहा है। तब तो फिर हमारे दिन रात में कोई परिवर्तन ही नहीं आना चाहिए था, कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए था। ये 24 घंटे में से 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होनी चाहिए थी। और अगर इस प्रकार से है, अगर पृथ्वी की ओर सूर्य की ओर झुकी हुई है अगर पृथ्वी, या फिर इससे दूर झुकी हुई है, तब ही जाके इस जो सूर्य से जो अगर इसके सापेक्ष अगर झुकी हुई है अंदर की सूर्य की ओर या सूर्य से बाहर की ओर, तभी दिन के अंदर फर्क पड़ना चाहिए। तो एक्चुअल में क्या पृथ्वी सूर्य की ओर झुकी हुई है या सूर्य की बाहर की ओर झुकी हुई है, तो इसको हम जानने के लिए देखेंगे। तो ना ही तो पृथ्वी सूर्य की ओर झुकी हुई है, ना ही पृथ्वी सूर्य की बाहर की ओर झुकी हुई है, नहीं इधर झुकी हुई है, नहीं इधर झुकी हुई है। सूर्य अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये यहाँ पे सूर्य है, ये फिक्स है, और पृथ्वी को हम मान लेते हैं कि ये इस साइड में झुकी हुई है, ऐसे ये अभी ऐसे झुकी हुई है, ये ऐसे ऐसे घूमती जाएगी, यहाँ पे जाएगी, तो ये सूर्य से बाहर की ओर झुकी हुई पाएंगे अगर यहाँ पे रखा हम, और यही पीछे की साइड चली जाएगी तो ये इसके सापेक्ष नहीं रहेगी, फिर तो वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये यहाँ पे आएगी तो ये सूर्य की ओर झुकी हुई पाएंगे, तो हम पाएंगे कि ये एक परिक्रमण काल के अंदर, एक परिक्रमा के अंदर ये जो ये पृथ्वी है ये एक बार तो सूर्य की ओर और एक बार सूर्य के बाहर की ओर झुकी हुई मिलेगी, और 2 बार इसके बीच में 2 बार ऐसा समय आएगा कि ना तो ये सूर्य के अंदर की ओर है, नहीं ही सूर्य के बाहर की ओर, जबकि इसके सापेक्ष ना होके इसकी जो विपरीत दिशाएं हैं उनके सापेक्ष ये घूमी हुई मिलती है। इसके पीछे वजह ये है कि पृथ्वी चारों ओर एक परिक्रमा पूरी कर लेती है, परंतु उसका झुकाव वो फिक्स रहता है। जैसे कि अगर इसका झुकाव इस साइड में है तो ये इसी साइड में रहेगा, न कि ऐसे नहीं है कि ये अब इसका झुकाव ऐसे है तो फिर ऐसे इसके चारों ओर ऐसे नहीं घूमेगी, ये ऐसे रहेगा कि अगर इसका झुकाव ऐसे फिक्स है तो इसका बस ऐसे फिक्स ही रहेगा। अभी तो ये इसके सापेक्ष नहीं घूम रही है, परंतु जैसे ये यहाँ पे जाएगी तब ये इसके सापेक्ष लगने लगेगी कि ये पृथ्वी की बाहर की ओर झुकी हुई है। तो अब ये कितनी झुकी हुई है और इससे कैसे दिन रात बनते हैं और कैसे हम हमारे लिए जो 23.5 डिग्री है उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश जिसको हम कह रहे हैं और वक्र रेखा डिफाइन करना पड़ा। तो इसके पीछे क्या वजह है कि इतने अक्षांश है, इसमें से हमने 23.5 को हमें पर्टिकुलरली डिफाइन करना पड़ा और इसको हम कर्क रेखा और वक्र रेखा बोलते हैं। तो इसके पीछे वजह यही है कि अगर ये यहाँ पे है तो इसमें इसके सापेक्ष कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, तब इसका दिन 12 घंटे और 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात रहेगी। ये दोनों समय 21 मार्च और 22 सितंबर है। इस समय पे ये इसके समानांतर रहती है, इसके सापेक्ष ये रहती नहीं है, जब ये इसके सापेक्ष आती है। अब हम इसको देखते हैं कि ये किस साइड में कैसे झुकी हुई है। अब इसको हम ऐसे देखेंगे कि अगर ये इस समय का समय है 21 दिसंबर का, इस समय पे कर्क रेखा में सर्दी है
परंतु मकर रेखा पे इसी समय पे क्या है, गर्मी है। ये कैसे है, अगर ये है, अब अभी यहाँ पे क्या होगा, अब भूमध्य रेखा पे गर्मी होगी, परंतु इस समय भी यहाँ पे ऐसी झुकी हुई है, तब इसकी सीधी रेखाएं यहाँ पे मध्य में ना गिर के यहाँ पे नीचे वाले पार्ट पे सीधी रेखाएं गिरने लगती हैं, और ये इसी प्रकार से आगे घूम के आएगा। तो अब अगर सीधा रहेगा तो यहाँ पे भूमध्य रेखा पे गिरेगा, बट ये ऐसे झुकी हुई है तो ये भूमध्य रेखा की बजाय ये यहाँ पे आके इसकी सीधी रेखाएं गिरती हैं। और इसको इसको हम प्रैक्टिकली ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर सीधी रेखाएं वहां पे गिरेंगी जहाँ पे पृथ्वी से ये जो सूर्य की जो किरणें हैं पृथ्वी के तल से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, वहां पे सीधी आके लंबवत गिरेगी। तो अगर यहाँ से हम इससे अब लंब ड्रॉ करें, ये अगर ऐसे है तो अब इसका लंब ऐसे आएगा, तब तो ये भूमध्य रेखा होगी। परंतु अगर ये ऐसी झुकी हुई है तो इसका लंब तो यहाँ पे अगर ऐसे है तो ये यहाँ पे आएगा इसका लंब, परंतु अगर हम इसको ऐसे कर देंगे तो यहाँ इसका लंब तो इधर चला जाएगा। तो अब ये फिर हमें देखना है कि सूर्य कहाँ पे लंबवत चमक रहा है। तो ये जितना यहाँ से कितना विस्थापित हो गया उतना हम ऊपर लेंगे और वहां से देखेंगे तो वहां पे जाके इसका लंब बनेगा, तो ये भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ बनेगा। तो ये जहाँ पे लंबवत चमकती है ये उसका हाईएस्ट पॉइंट होगा। ये अपसोर की कंडीशन के अंदर जब ये अपसोर होता है, ये 21 जून वाला समय आता है, इस समय ये एक उस अक्षांश को हमने मापा तो वो अक्षांश हमने पाया कि ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और ये यहाँ तक जाती है, फिर वापस से ये अधिकतम दूरी पे आ जाती है, यहाँ पे उसका झुकाव अधिकतम आ जाता है, फिर वापस से कम होने लग जाता है। तो ये अधिकतम है तो ये 23.5 डिग्री तक, तो इसका मतलब क्या होगा, ये यहाँ पे विषुवत रेखा, यहाँ पे है तो ये विषुवत रेखा पे सीधी चमक रही है। फिर यहाँ पे गई तो ये 21 दिसंबर के दिन ये यहाँ पे कर्क रेखा पे सीधा चमकने लगेगा, और इसी समय में अगर हम 21 जून पे आएंगे तो ये ये यहाँ पे मकर रेखा पे सीधा चमकने लगेगा, और यहाँ पे कर्क रेखा पे सीधा चमकने लगेगा। तो इसका मतलब है कि ये भूमध्य रेखा है, इससे ये 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश इसके भी ऐसे दोलन करता रहता है। अब इसी दोलन से हम समझेंगे, अगर ये यहाँ का हम मान लेते हैं एक बार कि ये 21 मार्च का समय है, फिर ये यहाँ पे 21 जून का समय आ गया, फिर ये वापस आए तो ये 22 सितंबर का समय आ गया, फिर ये यहाँ पे हम 21 दिसंबर को आ गए, फिर ये वापस यहाँ पे 21 मार्च को आ गया। तो ये इसी प्रकार से ये कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ये, अगर हम पृथ्वी के सापेक्ष देखें तो ये कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ये सूर्य दोलन करता रहता है। और इसकी जो वजह हमने जान ली कि ये कैसे इस पे लंबवत चमकता है, और कैसे यहाँ पे मतलब ये 21 जून को यहाँ पे गर्मी होती है, कैसे यहाँ पे सर्दी चली जाती है। और ये तो अब हमें पता चल गया है कि ये पृथ्वी का जो झुकाव है ये एक फिक्स दिशा में झुकाव है, और ये 23.5 डिग्री तक ही क्यों आता है, इसके पीछे वजह यही है कि ये जो पृथ्वी है ये इसके लंबवत ना होकर ये 23.5 डिग्री से झुकी हुई है, सिर्फ 23.5 डिग्री। ये अपने अक्ष से खुद का जो इसका पृथ्वी का जो अक्ष है इससे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इससे अब यहाँ पे तो इसकी किरणें लंबवत ही गिरेंगी क्योंकि इस सापेक्ष दिखाई दे रहा है, परंतु ये जब ये यहाँ पर जाएगी तब ये 23.5 डिग्री का ये बाहर की ओर झुकी हुई हमें प्रतीत होगी, तब ये इसकी 23.5 डिग्री के ऊपर जाके दक्षिण में अभी यहाँ पे सीधा चमकता, बट ये 23.5 ऐसे झुकी हुई है तो ये यहाँ से 23.5 डिग्री के ऊपर जाके ये सीधा चमकता हुआ हमें दिखाई देता है। तो ये पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री से झुकी हुई है, इसलिए ये 23.5 डिग्री ऊपर तक और 23.5 डिग्री नीचे तक जाता है, जिसे हम कर्क रेखा और मकर रेखा बोलते हैं। ये अगर इसको हम ऐसे देखेंगे पृथ्वी जो ये पृथ्वी है ये अपने अक्ष से तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो जब भी अपसोर उपसोर की घटना होती है तब वहां से सूर्य की किरणें यहाँ से इसके लंबवत 90 डिग्री ना पड़ती, कितनी पड़ती है, ये 66.5 डिग्री पे पड़ती है, क्योंकि ये 23.5 डिग्री तो यहाँ से झुका हुआ है, तो ये इसकी जो दूरी है तो वो लंबवत ना होके वो 66.5 डिग्री पे होती है। तो हम ऐसे भी सुना सकता है कि जो सूर्य से जो पृथ्वी के बीच का जो कोण, सूर्य की जो किरणों से या सूर्य से पृथ्वी का जो कोण है वो 66.5 डिग्री है। और अगर ऐसे आए कि पृथ्वी अपने अक्ष से कितना झुकी हुई है तो ये आएगा 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी की जो परिक्रमा देखी है उसी प्रकार से हम चंद्रमा जो पृथ्वी का एक मातृ उपग्रह है उसके बारे में देखेंगे, तो वो ये अब यहाँ पे जिसको हम सूर्य मान रहे थे अभी हम इसको पृथ्वी मानेंगे, और जो यहाँ पे जो पृथ्वी घूम रही थी वही हमारे लिए क्या है, चंद्रमा है। तो जो भी ग्रह उपग्रह हैं ये लगभग ये जो नाभिक के अंदर, जैसे ये नाभिक होता है साइंस के अंदर फिजिक्स के अंदर कि ये नाभिक और नाभिक के चारों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये लगभग उसी वैसी प्रोसेस है कि एक ग्रह उपग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, और एक तारा एक जो ग्रह है वो एक ग्रह है वो तारे के चारों ओर चक्कर लगाता
और एक ग्रह वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इसका और इसमें काफी ज्यादा समानताएं हैं कि इसमें जो आकर्षण बल है यहाँ पे द्रव्यमान की वजह से इसके भार की वजह से होता है, तो यहाँ पे इसमें आवेश की वजह से आकर्षण बल रहता है। और ये भी दीर्घवृत्ताकार होती है, ये भी दीर्घवृत्ताकार होती है। तो ये सारी इसकी बहुत सी ज्यादा प्रॉपर्टी इससे सिमिलर रहती है और एक को याद करने में इसकी लगभग चीजें हमारे पास याद हो जाती हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि मतलब ये यहाँ पे पृथ्वी आ गई और ये यहाँ पे दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अंदर चारों ओर इसके परिक्रमा कर रहा है कौन? चंद्रमा। तो अब यहाँ पे सूर्य था तो यहाँ पे सौर आ गया। अब यहाँ पे क्या है? सूर्य की जगह क्या आ गई? पृथ्वी आ गई। तो यहाँ पे भूमि, तो भू लगा देंगे यहाँ पे उपभू, और यहाँ पे अपसौर था, यहाँ पे अपभू आ जाएगा। उपभू और अपभू इसके बीच की दूरी है। ये यहाँ पे काफी फर्क है। यहाँ पे 14.7 करोड़ 14-15 करोड़ के आसपास था, अभी यहाँ पे सीधा ही 4 लाख के आसपास आ जाएगा। अभी ये जो अपभू है इसकी तो इसके बीच की तो दूरी रहती है 4 लाख किलोमीटर, और जो ये उपभू है इसके बीच की दूरी रहती है 3.6 लाख किलोमीटर। तो अब इसका हम औसत दूरी निकालेंगे तो वो 3.8 लाख किलोमीटर आ जाएगी। तो इसको हम इसी से समझ ले, हमने इसी पे समझ लिया। तो इसमें कोई और कुछ अलग नहीं है। यहाँ की बस ये इतनी है कि अपभू है वो 4 लाख किलोमीटर है, और जो ये उपभू है वो 3.6 लाख किलोमीटर, और इसकी औसत है वो 3.8 लाख किलोमीटर हो जाएगी, इसकी जो औसत जो दूरी है वो। अब हमारे पास में जो वैज्ञानिक है वो वैज्ञानिकों के पास सबसे बड़ी एक समस्या आई कि मतलब वो स्टडी करना चाहते हैं कि पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ। आज भी उनकी मतलब जो परिकल्पनाएं ले रहे हैं वो आज हमें सच लग रही है, परंतु उसमें जैसे जैसे सुधार होता रहता है तो हमें वो पहले वाली गलत लगने लग जाती है। तो वैज्ञानिकों की दिलचस्पी बनी रहती है कि इसके एक्चुअल इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, एक ब्रह्मांड कहाँ से आया, क्या हुआ। वैसे तो ये इसको हमें मूल सच मान के ही हमें काम करना पड़ता है। इसके बारे में हम ज्यादा सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि इसका कोई हर चीज की जो साइंस है इसकी लिमिटेशन है, हर चीज की लिमिटेशन है। हम उसके बाद कभी सोच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे थोड़े से एक छोटे से ग्रह के ऊपर रह रहे हैं, और ये हम उससे ज्यादा कि हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमें खुद को किसी को भी मतलब जो जितनी भी रिसर्च हुई है, जितना भी पता चला वो बहुत कम है जितना कि पूरे ब्रह्मांड को समझने के लिए। तो हम इसके बारे में हम कंप्लीटली हम बता नहीं सकते। तो इसलिए इस पे जो वैज्ञानिकों की जो जिज्ञासा वो बनी रहती है कि कैसी इसकी उत्पत्ति क्या हुई। ये जिज्ञासा हमेशा से रही है वैज्ञानिकों की, और ये हमेशा के लिए ही रहेगी, क्योंकि ये इतना है कि इसमें जानने को लिए इतने ज्यादा है कि हम कभी भी इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो वैसे अगर हम सोच के देखें कि माना कि सभी ये बताते हैं कि 100 मिलियन के आसपास हमारे ब्रह्मांड के अंदर गैलेक्सीज हैं, और हर गैलेक्सी के अंदर लगभग 100 मिलियन के आसपास ही के हैं स्टार्स हैं। परंतु अगर हम फिर भी देखें तो मान लिया कि ये सारी चीजें हैं, तो इसके बाहर क्या है? तो हम कोई भी साइंस कुछ भी इसका किसी के पास भी कोई आंसर नहीं है। ऐसे हम जैसे साइंस के अंदर भी कुछ फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर हम कुछ ऐसी चीजें पढ़ते हैं, उसको हमें मानना ही पड़ता है कि हम ये चीज है। परंतु अगर उसमें हम आर्ग्यू करेंगे ये चीज क्यों है, कहां से आई, तो उसका साइंस के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसका कोई जवाब उसके पास नहीं है। तो अगर हम उसके बारे में सोचें तो सोचते रहो कि उसके बाहर क्या है, उसके बाहर क्या है, तो उसके बाहर कुछ नहीं है, किसी को नहीं पता है। तो वही चीज है वो किसी को पता नहीं है। तो इसलिए इसके अंदर हमेशा से साइंटिस्ट की जो है वो जिज्ञासा बनी रहती है। तो इसको पता करने के लिए, इसके रहस्य निकालने के लिए साइंटिस्टों ने प्रयोग किया है, जिसको हम LHC के नाम से जानते हैं। इसका L का मतलब हो गया लार्ज, इसका हो गया हेड्रन, और C का मतलब कोलाइजर। लार्ज हेड्रन ये कोलाइजर ये प्रयोग है, ये 2010 के अंदर किया गया था। इसके अंदर किया गया था ये लार्ज आ गया, फिर ये हेड्रन आ गया। हेड्रन का मतलब हो गया जो हेड और पोजीशन में, मतलब आमने सामने से जो टकराते हैं एकदम एक दूसरे के हेड और पोजीशन में आते हैं, इसलिए यहाँ से ये हेड्रन आ गया। और कोलाइजर इसका मतलब ये कोलिजन से बना है। कोलिजन का मतलब होता है टक्कर। तो ये आमने सामने से है ना, प्रोटॉन जो प्रोटॉन होते हैं उनकी बहुत अधिक संख्या के अंदर, लार्ज संख्या के अंदर प्रोटॉन विमों की आपस में टक्कर करवाई गई, शीर्षा विमुख टक्कर करवाई गई। तो इसे हम लार्ज हेड्रन कोलाइजर प्रयोग कहते हैं। तो ये LHC कोई नहीं है, इसी के नाम से बना हुआ है, लार्ज हेड्रन और कोलाइजर प्रयोग। ये किया गया था 2010 के आसपास में।
इससे ये साइंटिस्ट समझ रहे थे कि इससे हमें ऐसा एक पार्टिकल मिल जाएगा कि इंडिया के एक साइंटिस्ट हुए थे बोस, जो सत्येंद्रनाथ बोस थे। उन्होंने एक परिकल्पना दी थी कि एक ऐसा पार्टिकल है जिससे वो एक सूक्ष्म वो पार्टिकल है जिसी से पूरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। उस पार्टिकल को उन्होंने नाम दे दिया था गोल्ड पार्टिकल। एक दैविक कण है, ऐसा दैविक कण है कि इससे पूरी पृथ्वी का निर्माण हो गया। इसी से सारे ग्रह उपग्रह सारे सब कुछ बन गया और इसी से सारा जो जीव जंतु है, जो जीव है, सजीव निर्जीव, जो सारी चीजें इसी से बनी है। तो ये जो गोल्ड पार्टिकल की थ्योरी है बोस ने दी थी, सत्येंद्रनाथ बोस ने, जो इंडियन वैज्ञानिक थे। उसके बाद में इसके बारे में डिटेल से थोड़ा वो हिग्स जो साइंटिस्ट थे, जो फॉरेनर साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में समझाया था। तब फिर जाके वो पूरी विश्व का ध्यान इसकी ओर, इस थ्योरी की ओर गया। तब सभी का इसमें इंटरेस्ट जगा। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि जैसे फिर इसके बारे में पता चला कि ये एक्चुअल में ऐसा कोई पार्टिकल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो इसके लिए इसके रिगार्डिंग ये एलएचसी प्रयोग किया गया था और इसके अंदर साइंटिस्ट को ये गोल्ड पार्टिकल तो प्राप्त नहीं हुआ, परंतु इसी से मिलता जुलता एक सब पार्टिकल प्राप्त हुआ और वो उसको एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट उसको बहुत बड़ी कामयाबी मान रहे हैं कि उससे हमें काफी हद तक उससे पता चलेगा कि इसकी उत्पत्ति के बारे में और इसके जो भी रहस्य हैं उसके बारे में काफी हद तक पता चलेगा।